हेलो माय डियर फ्रेंड्स। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर के बाद मतलब कि इस लेक्चर के बाद ये जीओसी में रुक जाएंगे। अब द confusion arises when we have to apply the concept, then in which order we have to apply the concept. Whenever you try to apply the concept, तो पहले आपको ये देखना है कि मेरा कंपाउंड एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है। तो पहले आपको देखनी है उसकी एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी देखने के बाद अगर उसमें रेजोनेंस कंसेप्ट लगता है तो पहले रेजोनेंस कंसेप्ट लगाना है। रेजोनेंस में अगर दोनों कंपाउंड की स्टेबिलिटी सेम आती है या तो कुछ आप कंपेयर करते हो, ठीक है। और अगर रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन लगाना है। हाइपर कंजुगेशन अगर प्रेजेंट नहीं है तो लास्ट में आपको देखना है कि कहीं इसमें इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट है कि नहीं। तो ऑर्डर ये है, फर्स्ट यू हैव टू सी द एरोमेटिसिटी, then you have to check either resonance present or not in compound, and then you have to check hyperconjugation and then inductive effect। और अगर दो चीज़ साथ में है, मानो कि किसी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी भी है, रेजोनेंस भी है, हाइपर कंजुगेशन भी है और इंडक्टिव इफेक्ट भी है, ठीक है, या तो चारों में से कोई दो चीज़ है, तीन चीज़ है, देन व्हाट टू डू, you have to first check the aromaticity and either it is aromatic or non-aromatic, that you have to decide, and then resonance. Majority problems can be solved by resonance। ओके, देन हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन अगर ए है, अगर प्रेजेंट है और रेजोनेंस से आपका प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है तो रेजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन नहीं देखना है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन से प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगानी है, और इंडक्टिव इफेक्ट होगी तो ऊपर वाले तीन जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है या तो एंटी एरोमेटिक है। तो कोई भी कंपाउंड पहले आपको देखना है प्लानर है कि नहीं है। इफ इट इज़ प्लानर देन एरोमेटिक। उसके सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, या तो बाय हाइपर कंजुगेशन sp3 कार्बन कन्वर्टेड टू sp2 कार्बन, ऐसा कुछ कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग हाइपर कंजुगेशन लगाते हो तो उसका हाइड्रोजन निकालते हो तो वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। साइक्लिक कंजुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, डबल सिंगल डबल सिंगल। उसके बाद पॉजिटिव पाई बॉन्ड, ऐसा, ठीक है। और एक बात जो है वो हकल्स रूल ओबे होना चाहिए उसमें। हकल्स रूल मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। n इज 0 1 2 3, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब कोई स्टूडेंट ये सीधा याद रख सकता है कि अगर किसी में 2 6 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो भी सीधा आपको पता चल जाएगा। ये देखिए तीनों जो है वो एरोमेटिक है। बेंजीन रिंग है, उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कंजुगेशन प्रेजेंट है, प्लानर है। ये भी देखिए दूसरा कंपाउंड, उसमें कंजुगेशन कैसे है, प्लस, ठीक है, पॉजिटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये देखिए इधर ये प्लस चार्ज है, उसके बाद प्लस और कार्बन, ये डबल, ये सिंगल डबल सिंगल डबल कंजुगेशन प्रेजेंट है, ये भी प्लानर है। इसमें भी देखिए ये इसमें भी कंजुगेशन प्रेजेंट है, ठीक है, डबल सिंगल सॉरी पॉजिटिव सिंगल डबल ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जब कंपाउंड होते हैं जिसमें आप 4n+2, जिसमें और छोटा आप अगर एक ही सेंटेंस में याद रखना चाहते हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो। अब नॉन एरोमेटिक का तो पता ही चल ही जाता है। अगर एलिफेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन नहीं है, तो आपको पता चल ही जाता है कि ये एरोमेटिक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आता है एंटी एरोमेटिक में, लगता है एरोमेटिक जैसा, तो उसमें एक क्लू है, क्योंकि कंजुगेशन भी प्रेजेंट होता है, साइक्लिक भी होता है, प्लानर भी होता है, कार्बन sp2 भी होता है, जो एरोमेटिक में भी होता है। लेकिन उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है 4n+2 पाई नहीं होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है। n इज, और दूसरी ना, इसमें n 0 नहीं आता है, n 1 2 3 4 ऐसा करके आता है, ठीक है। तो
देखिए यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हो 4 8 12 ऐसा करके आता है। अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन है और वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये प्लानर भी है, कंजुगेशन भी है, देखिए डबल सिंगल, ठीक है। तो ऐसा कुछ है तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक है। अगर एक ही फॉर्मूला में मैं बात करूं तो आप ये लगा सकते हो 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे एक रिंग है, यहाँ पे एक लगा दीजिए तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये दो दो। अब बात आती है नॉन एरोमेटिक की। तो नॉन एरोमेटिक को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं होती, आपको पता ही है जो एरोमेटिक नहीं है वो नॉन एरोमेटिक है। तो प्रॉब्लम है एंटी एरोमेटिक में, लगता है एटोमेटिक जैसा लेकिन होता है एंटी एरोमेटिक, उसमें एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। ये एक नया टॉपिक है। Okay, so the compound which are neither aromatic non anti-aromatic. If the compound is neither aromatic nor anti-aromatic, then they are called non-aromatic. Okay, नॉन एरोमेटिक में क्या है, मीथेन जो है, एलिफेटिक ऑल कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे देखिए ये कंजुगेटेड है, प्लानर है, डबल सिंगल, ये डबल सिंगल डबल प्रेजेंट है। इवन इफ conjugation is present then it is not aromatic। ओके, क्योंकि ये जो साइक्लिक नहीं है ना। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि साइक्लिक भी होता है, ये देखिए साइक्लिक होता है, ये साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, लेकिन यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है। देखिए सिंगल डबल सिंगल, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड होना चाहिए। अगर एक साइड हो रहा है तो नहीं चलेगा। ये इस साइड देखिए तो सिंगल सिंगल डबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे इस साइड देखिए तो भी सिंगल सिंगल डबल हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हर तरह से कंजुगेशन होना चाहिए, डबल सिंगल सिंगल यहाँ से भी नहीं है। यहाँ से भी आप स्टार्ट करेंगे तो डबल सिंगल सिंगल, ऐसा कंजुगेशन बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा ये जो साइक्लोहेक्सिन है उसमें भी कंजुगेशन नहीं है, ठीक है। और 1 2 3 4 ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसके भी मैंने पैरामीटर दे रखे हैं। एक तो कंपाउंड नॉन प्लानर अगर आपको पता चल जाए, इसमें कार्बन sp2 हो, इसके साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, साइक्लिक कंजुगेशन एब्सेंट हो, ओके, और वो हकल का रोल ओबेनो नहीं कर रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि ये नॉन एरोमेटिक है। तो जो हम बहुत बार एग्जाम्पल यूज़ करते हैं वो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दे रखे हैं। Sometimes in exam you are asked what is the stability order if compound one is aromatic, another one is non-aromatic, and third one is anti-aromatic. So out of these three compounds, anti-aromatic is the least stable and aromatic is most stable. Okay, non-aromatic is less than aromatic and more than anti-aromatic. कुछ examples चलिए देखते हैं. Let us discuss some examples. ये देखिए इसको, इसके ऊपर पूरा आपका कंसेप्ट लगाइए। तो सी दिस वन इज द फिनोल, यू नो फिनोल इज एरोमेटिक। ओके, बहुत इजी इज एग्जांपल्स आई हैव टेकन हियर। से साइक्लिक भी है, इस कंजुगेटेड सिस्टम इज आल्सो प्रेजेंट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड इट इज एरोमेटिक, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ये रहे 2 + 2 + 2 रिंग में होने चाहिए, ठीक है, साइक्लिक। यहाँ पे देखिए साइक्लिक कंजुगेटेड, देखिए ये इसको नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं, नेगेटिव सिंगल डबल, ये नेगेटिव, उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल डबल, साइक्लिक in conjugated. I have given you the so many systems regarding the conjugations which decide resonance. Okay, planar is also there, all carbons are sp2, okay, 6 pi electron present। कौन से 6 pi है देखिए, दिस वन इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी रिंग में है कार्बन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज ऑन इन रिंग। सो दिस टोटल 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ये बॉन्ड इसका अगर आप रेजोनेंस ड्रॉ करें तो ये अंदर चला जाएगा, ये टूट के यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये टूट के इधर आ जाएगा, ऐसा होगा ना सीधा कंजुगेशन। तो हम बोल सकते हैं कि ये एरोमेटिक है। अब देखिए
ये साइक्लिक तो है लेकिन कंजुगेटेड नहीं है। देखिए कंजुगेटेड कहाँ है, सीधा आ रहा है पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड। So you can say this also not obey Huckel's rule. This is not a planar because this carbon is sp3, sp3, sp3 carbon is always non-planar carbon. Okay, so this one is non-aromatic. You see here in number 4. Number 4, conjugation is present है, cyclic system conjugated है, all carbon are sp2 means planar is there, but electrons are 4 pi electrons. Okay, see here 2 electrons and here 2 electrons, 4 pi electrons are present. Okay, तो आप अगर ये रूल लगाए 4n plus 2 pi electrons, हक्कल्स रूल, तो साइकिल 1 है तो 6 pi इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल लगाए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, साइकिल 1 है तो इसमें है 4n इलेक्ट्रॉन, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, n इज द नंबर ऑफ साइकिल, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये एंटी एरोमेटिक है। बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक, ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एरोमेटिक, बट here by using this 4n pi electron you can say it is anti-aromatic. अब देखिए ये फ्यूरान लास्ट स्ट्रक्चर, अब जो बहुत फेमस स्ट्रक्चर है वही मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें आप सब पैरामीटर चेक कीजिए। पहले तो आप देखिए सब कार्बन sp2 hybridized are there, yes all carbon are sp2 hybridized, चेक कर लीजिए, ओके। Then after it is a planar structure, yes planar structure. Conjugation is present, yes pi electron, see here conjugation present, pi electron, this two 6 pi electron present. Okay, 4n plus 2 pi 4n plus 2 pi electron वाला फॉर्मूला चेक कर लीजिए, यहाँ पे 1 रख दीजिए, yes 6 pi electron, okay. देन दिस वन इज एरोमेटिक। अब क्वेश्चन ये आएगा, कुछ बच्चे इसमें, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया, काफ़ी मिलेंगे बच्चे क्या करते हैं इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, ये दो 4 4 और ये 2 और ये 2, तो टोटल बोलते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देन हाउ कैन यू से एरोमेटिक, बट यू हैव टू कैलकुलेट द पेयर विच इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है। तो हम इसको, ये यहाँ पे बनाता है तो ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, फिर ये यहाँ पाई बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड बनाता है, और जो लोन पेयर हमारी है वो वापस मिल जाएगी ऑक्सीजन को। तो ओनली वन लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, so the out of 2 or 3 lone pair which is involved in resonance is considered only pi electrons, others are which are useful to form pi bond, ठीक है। देखिए फिर से आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पाई ये बना रहा है तो इसको ही हम पाई इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, इसको तो हमने छुआ ही नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसको कहाँ छुआ हम लोगों ने, तो ये टोटल हम गिनेंगे कितने, 2 + 2 और 2, 2 + 2 + 2 6 pi electrons are there, and if 6 pi electrons is there then it obey Huckel's rule and all other conditions are also satisfied, then this one is aromatic, okay। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, मैं काफ़ी कुछ कंसेप्ट अभी जो है उसमें हम लोग एकेडमिक सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब उसमें जो प्रोसेस आती है आइसोलेशन प्रोसेसेस, मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है, एंड डिफरेंट मेथड्स आर देयर टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। तो वो सब हमारी टेक्स्ट बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, और द एस्टिमेशंस ऑफ नाइट्रोजन लाइक डूमास मेथड, जेडाल्स मेथड, कैरियस मेथड्स एंड सिंपल फॉर्मूले हैं। तो उन सभी फॉर्मूले का यूज़ करके आपको, उसमें कोई नया नहीं है कि कम्पिटिटिव में हम दोबारा उसको डिस्कस करें, हमने बहुत डिटेल में लिया। आपके पास अगर वो बुक पड़ी है
आपने वही इसमें वो सब मेथड मैंने बहुत ही इफेक्टिवली चार्ट ड्रॉ करके बोर्ड के ऊपर आपको समझाया, तो वो सब मेथड भी ये इसी जीओसी का पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी जो कुछ उसमें था रिएक्शंस जो है वो भी हम पढ़ते रहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आगे चलती है। जैसे कि मैं रिएक्शन के बारे में बोलूँ तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, एडिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, SN1 SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन हमने पढ़े, ठीक है। अभी अभी जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है उसमें भी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको पता है कि क्लीवेज बॉन्ड का कैसे होगा, या तो होमोलिटिक होगा या तो हिट्रोलिटिक होगा। होमोलिटिक होगा तो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होमोलिटिक में, और हिट्रोलिटिक में कार्बन पॉजिटिव आयन मीन्स कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी, वो सब जो है वो हमारा एकेडमिक पार्ट है, ठीक है। तो उसको साथ में रख के और ये सब मिला के अब मैं इस चैप्टर को यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। और इसके साथ मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ, वो आपको मैं PDF भेजूँगा। ये सब प्रॉब्लम्स मैं आंसर के साथ, जब आप फ्री हो तब आप उसको सॉल्व करना, ताकि आपको पता चले, क्योंकि इसमें आपको मिनिमम 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर इन ईच एग्जाम, आइदर इट इज नीट और जी, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कंफर्म, ठीक है। तो see on your screen all the last 20 years problem are there, okay। वन बाय वन इसको सॉल्व करिए तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो मुझे आ रहा, मतलब कि ये तो बहुत इजी है जो हमने डिस्कशन किया। कभी आपने जो JEE में पढ़ा हो कंसेप्ट इसमें काम आ जाए तो भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए ये सब कंसेप्ट जो है आइदर इन एकेडमिक और हम लोग ये कॉम्पिटिटिव में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये देखिए अभी तक नीट में लास्ट 20 years का अगर प्रॉब्लम आप देखें तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में मेरा मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसका PDF में भेज रहा हूँ। JEE के लिए भी मैं PDF भेज रहा हूँ, उन लोगों को भी ये नीट वाला प्रॉब्लम सोल्व करना है, ठीक है। ये आप दोनों का कंबाइन ही समझ लीजिए, क्योंकि ये सेम सेम कंसेप्ट के प्रॉब्लम JEE में भी आते हैं। ये देखिए, ठीक है। 2007 1998 का भी प्रॉब्लम है, बहुत ही आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप फ्री हो और आपको ऐसा लगे कि सॉल्व करना है तो प्लीज़ करिए इसको सॉल्व। और आप बोलेंगे कि हमें अगर वो चाहिए तो कहाँ से लेंगे सॉल्यूशन, तो मैं सॉल्यूशन के साथ में आपको भेजूंगा। मैं सब प्रॉब्लम अभी यहाँ पे बारी बारी आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, ठीक है। अब इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, हम डिफ़िकल्टी बेस्ड सोल्व करेंगे, क्योंकि आई एम गिविंग यू ऑल दिस प्रॉब्लम विथ सॉल्यूशन। अगर उसमें कुछ पता नहीं चलता, देखिए यहाँ पे एक 1989 में लेसाइन टेस्ट का प्रॉब्लम है, ओके। ये देखिए चेन आइसोमेरिज्म का प्रॉब्लम है, कितना इजी है। ये एंगल आपको पूछा है तो कहीं ना कहीं बोर्ड में भी हम पढ़ चुके होते हैं। आपको अगर स्टैंडर्ड एंगल पता है SP2 SP3 का, अब ये पूरे जो अभी तक के मैंने दिखाए 89 क्वेश्चंस, उसका पूरा सॉल्यूशन है और ये डिटेल सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं इसके साथ PDF भी आप लोगों को भेज रहा हूँ। अब उसको उसको जितना आप इतना समझ समझ के करेंगे, इतनी ही आपको आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्ट्रांग होगी। और वेरी नॉर्मल कंसेप्ट, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बाहर से या तो एडवांस वाला कंसेप्ट, वेरी सिंपल कंसेप्ट्स आर देयर एंड ऑल आर इन अवर टेक्स्ट बुक एंड ऑल आई डिस्कस्ड विथ यू, ठीक है। देखिए अब ये देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन कितना इजी है। आपको सिर्फ पूछा है कि ये सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ,
ठीक है। आप कभी सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने इजी इजी क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। आपको पता होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन sp होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब ये नहीं, ये क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो, तो आपको पता है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की कम होती है, डबल बॉन्ड की थोड़ी ज़्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगी है। मैं एक बार आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, आप वीडियो लेक्चर से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। पहले अपने आप सोल्व करो, बाद में सॉल्यूशन को देखो। अब देखिए मैं जो बोल रहा था वो 69 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ये जो 70 नंबर का प्रायोरिटी ऑर्डर से सोल्व हो रहा है, ये देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर आप दिखाइए और सोल्व करिए, ठीक है। ये 89 लास्ट नंबर का प्रॉब्लम, ठीक। बहुत ही इजी इजी प्रॉब्लम्स है। तो ये सब थे जो नीट, इसमें कुछ मेंस के प्रॉब्लम भी इन लोगों ने दिए हैं, जेडबल मेन के मिक्स करके जो अच्छे अच्छे थे वो, ठीक है। बीच में रहे होंगे, आप जरा देख लीजिएगा। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स जो है जी मेन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। See here on your screen, see all these 4 problems are based on our purification method. 2004 से लेके 10 तक ये 4 प्रॉब्लम आ चुके हैं। अभी रिसेंट क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा एडिट करना मुश्किल है, तो आप ये अगर सॉल्व करोगे तो भी आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये कौन सी मेथड है, जेडाल्स मेथड, अभी मैंने बोला, तो जेडाल्स मेथड का कोई भी एक एग्जांपल देख लीजिए। एंड दिस वन इज एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, ये डूमास मेथड है। देन हियर इज कार्बन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये शायद हमारी टेक्स्ट बुक का ही सीधा प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये जो हमारा दूसरा पार्ट है जीओसी का, प्योरिफिकेशन, और ये देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन है। 3 प्रॉब्लम्स आर देयर, यस, 1 2 एंड 3 प्रॉब्लम्स आर देयर, ठीक है। एंड दिस 3 प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज हियर, एंड see here it's a solution also here, okay। अब सॉल्यूशन भी देख सकते हो यहाँ पे, मैं सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूँ ताकि आपको कोई और बुक देखने की ज़रूरत ना पड़े, पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि ये कैसे होगा, ठीक है। इससे आपका जो नॉलेज हो वो रीच होगा, ठीक है। और ऐसे ही आप 8 मार्क्स, अगर 2 क्वेश्चन एवरेज रहे नीट में और जेडबलई में, देन वन ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, और 8 मार्क जो है वो बहुत बड़ा स्कोर करने में हेल्पफुल रहता है। बहुत इजीली आप दे सकते हो, पढ़ के दे सकते हो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अब ये जो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के प्रॉब्लम है, इसमें आइसोलेशन वाले नहीं आएंगे, मतलब प्योरिफिकेशन वाले, ठीक है। 2013 तक के प्रॉब्लम है, दीज आर, इसको पढ़िए बारी बारी और सॉल्व करने की ट्राई करिए। अब इसको छोड़ दीजिएगा, ये आर एस, ये आपको मैंने शायद नहीं सिखाया है, ठीक है, रेक्टस एस एंड सिनिस्टर। तो अभी वो सिलेबस में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये 11th नंबर को छोड़ दीजिएगा। आर एस नोमेनक्लेचर इज नॉट इन जी मेन सिलेबस। फिर भी कभी अगर ज़्यादा क्वेश्चन अगर रिसेंटली हमें देखने को मिलेंगे तो हम आर एस नोमेनक्लेचर के रिविजन में डिस्कशन करेंगे। ये इक्लिप्स गोच एंटी, उसकी डिस्कशन हाइड्रोकार्बन में करेंगे, और अगर 11th में भी हम कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो कुछ 14 क्वेश्चंस, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सब बेसिक, ये जेडबली मेन के क्वेश्चन है। कितने 24 क्वेश्चंस आर देयर, एंड ऑल दिस 24 क्वेश्चंस आंसर्स आर हियर, ओके। आप टेंशन मत लीजिए, इसकी पीडीएफ में भेज रहा हूँ आपको, इज इट क्लियर। ये सब 29 प्रॉब्लम्स जो है उसका सॉल्यूशन ये देखिए।
एक चीज़ हो सकती है कि अगर हाइड्रोकार्बन का प्रॉब्लम इसमें गलती से एडिट कर दिया गया है तो आपको थोड़ा पता नहीं चलेगा। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि ये जो है स्टेगर्ड, इक्लिप्स और स्क्यू, गोच, ये हाइड्रोकार्बन जो हम पढ़ते हैं इसके बाद का चैप्टर, जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसका कंसेप्ट है। तो अगर आप बोर्ड बोर्ड का जो कंसेप्ट उसका थोड़ा रेफरेंस लेके कर सको तो ट्राई करिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन तो दिया ही है सबका, से 24 शायद क्वेश्चन है, यस 24 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर ओवर कर रहे हैं। अब लास्ट चैप्टर 11th स्टैंडर्ड का हम स्टार्ट करेंगे एंड दैट वन इज़ हाइड्रोकार्बन। और ये इतना लंबा नहीं चलेगा क्योंकि बहुत ही इसमें कोई कम्पिटिटिव बाहर वाला पार्ट, थोड़ा हम बोर्ड वाला भी रिवाइज करेंगे और थोड़ा कोई अगर इन्फॉर्मेशन मतलब कि कुछ मुझे नया बताना होगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अब चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका टाइटल है हाइड्रोकार्बन। तो लेट अस टेक नॉर्मल इंट्रोडक्शन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? द कंपाउंड containing only carbon and hydrogen are called hydrocarbon. So one thing is clear, in this compound we have to discuss only the compounds containing carbon and hydrogen. So they are the two types, either aromatic, अभी अभी हमने बात की, और एलिफेटिक। एरोमेटिक ऑलवेज साइक्लिक, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तो जो हमें हाइड्रोकार्बन जाना है, तो एलिफेटिक आर टू टाइप, आइदर इट इज़ अ साइक्लिक और एसाइक्लिक। एसाइक्लिक और साइक्लिक, एसाइक्लिक को हम ओपन चेन भी बोल सकते हैं, ओ सी ओपन चेन, सी सी क्लोज चेन ना। साइक्लिक मतलब मानो कि साइक्लोहेक्सेन है तो ये क्लोज चेन है, अगर हेक्सेन है तो 6 कार्बन, ये ओपन चेन है। इज इट क्लियर? चलिए, तो साइक्लिक को रहने देते हैं, पहले एसाइक्लिक की बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन ने। एसाइक्लिक आर टू टाइप कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। Saturated compounds are called alkanes and their other name is paraffins also. See, in competitive exams sometimes they are using paraffins. And unsaturated are having open chain are alkene and alkynes. Alkene are also called olefins and alkynes are called acetylenes. ओके, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है ही, आपको पता है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें अगर आल्केन है तो कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर, सॉरी 151.54 एंगस्ट्रॉम एंड 154 पिकोमीटर। ऑल कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.12 एंगस्ट्रॉम, ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितनी कार्बन कार्बन लेंथ। Angle is 109 degree 28 minutes according to sp3 hybridization. General formula is CnH2n plus 2 और all alkanes are non-planar. अगर alkene की बात करें then at least 2 carbon sp2 hybridized, एक डबल बॉन्ड तो मिनिमम होना ही चाहिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ इज 1.34 एंगस्ट्रॉम और 134 पिकोमीटर and angle is 120 degree and all alkenes are always planar and CnH2n is its a general formula. Okay, अगर हम अल्काइन की बात करें तो एटलीस्ट 2 कार्बन आर sp hybridized, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मिनिमम 1 should be present and कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज 120 पिकोमीटर और 1.20 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड एंगल उसमें आएगा 180 डिग्री क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये लीनियर होगा and its general formula is CnH2n minus 2। और जहाँ पे भी n है, and this n is nothing but number of carbon atom, number of carbon atom, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे जो आपको बतानी थी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हो कि सर इतने आइसोमर्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इट हैज़ नो एनी फॉर्मूला टू डिसाइड। हम लोग पेंटेन के आइसोमर ड्रॉ करते हैं क्लासरूम में जब हाइड्रोकार्बन चलाते हैं, हेक्सेन के ड्रॉ करते हैं, बहुत ही एफोर्ड करेंगे तो हेप्टेन के भी ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। पहले 7 कार्बन की चेन, बाद में 6 कार्बन, आइसो, नियो, नॉर्मल, ऐसा करके IUPAC नेम डिफरेंट देन डिफरेंट।
आइसोमर्स आर देयर, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स अल्केन के कितने रहेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमर्स। देखिए पेंटेन के लिए 3 एंड दिस आइसोमर्स आर ओनली द चेन आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर्स है ये, चेन आइसोमर्स। ये C5H12 के 3 और साइक्लिक वो सब लेने जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, तो सिर्फ चेन आइसोमर्स का अगर सीधा क्वेश्चन रहता है तो मैं 10 कार्बन तक आपको ले जाता हूँ कि कितने आइसोमर्स रहेंगे। इसके 3, हेक्सेन के 5, हेप्टेन 9, ऑक्टेन 18, नोनेन 35, डिकेन 75। देखिए कितना बढ़ जाता है। अब 75 आप कहाँ ड्रॉ करने जाओगे, ठीक है, तो सीधा आप ऐसे ऐसे याद कर लेना, 3 5 9, 9 डबल 18, 18 डबल 36 -1, और 35 का डबल होता है 70, ठीक है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा है 75, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। देखिए ऐसे मैं थोड़ा आपको एक क्लू देता हूँ, 3 का डबल 5, सॉरी 3 का डबल 6, 6 -1 ये 5, 5 का डबल 10, 10 -1 9, 9 का डबल 18, उसमें माइनस नहीं करना है, 18 का डबल 36, तो आप याद रख सकते हो 36 -1, और 35 का डबल 70, 70 + 5। ऐसा थोड़ा टेक्निकली आप ट्राई टू मेमोराइज इट। नाउ एक बार एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबाटियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन। अब ये सबाटियर सेंड्रेन रिएक्शन इतना इजी रिएक्शन है लेकिन हमें नाम पता नहीं होता है। अब देखिए मैं जब आपको वो एक रिएक्शन लिख के दूंगा ना, तो आप बोलेंगे सर ये तो हम कितनी बार कर चुके हैं। चलिए मेरे पास कोई आल्किन है CH इथिन, अगर उसको मुझे इथेन में कन्वर्ट करना है तो मैं 2 हाइड्रोजन डालूंगा, इसको बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन, PDH2 NiH2 PTH2, तो मुझे मिलेगा इथेन। ये एडिशन रिएक्शन है, सिंपल एडिशन। सो इथिन इज कन्वर्टेड टू इथेन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्टेड टू सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मेरे प्यारे बच्चों यही सबाटियर सेंड्रेंस रिएक्शन, ठीक है। सो दिस वन इज, हम लोग बोर्ड में कैसे पढ़ते हैं कि हम लोग ये बताते हैं कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिर्फ मैं यहाँ जनरल रिएक्शन दूंगा। मानो कि आपके पास कोई आल्किन है और आल्किन में अगर 2 हाइड्रोजन डालेंगे तो वही आल्किन जो है वो आल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इथिन कन्वर्टेड टू इथेन, प्रोपिन कन्वर्टेड टू प्रोपेन, लाइक दैट। अगर आपके पास कोई अल्काइन है तो 4 हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे और आपको अल्केन मिलेगा। जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ छोटा सा, ये चलिए इथाइन है मेरे पास, CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें मुझे डालने पड़ेंगे 4 हाइड्रोजन, क्योंकि दो पाई बॉन्ड तोड़ना है। निकल ले लो, ले लिया निकल, तो यहाँ पे दोनों साइड 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, CH3। सो अल्काइन इज कन्वर्टेड टू अल्केन बाय यूजिंग, मेजोरिटी जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाता है वो निकल कैटालिस्ट का दिया जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए मैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में इसको क्यों लिया, क्योंकि मुझे आपको नाम बताना था, सबाटियर सेंड्रेंस रिएक्शन। ऐसे कुछ कोई रिएजेंट हम ये यूज तो कर लेते हैं लेकिन उसका नाम पता नहीं होता है। रिएक्शन ये किसने फाइंड किया उसके नाम पे भी कभी आ सकता है। तो ये हाइड्रोजिनेशन में कितने कैटालिस्ट हम यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, रुथेनियम, और इसके ऊपर हाइड्रोजन एडसॉर्ब करके डाल सकते हैं डायरेक्ट, या तो आप B2H6 का यूज कर सकते हो इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो ऑल दिस रिएक्शंस आर पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर। इज इट क्लियर। अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हम काफ़ी बार SN1 SN2 में भी यूज़ करते हैं। SN1 SN2 डिटेल में पढ़ते हैं तो कभी ये जो है एप्रोटिक सॉल्वेंट है ना, इसमें H+ कहाँ मिल रहा है। इसका मोलिकुलर फार्मूला है मिथाइल ग्रुप CH2 ग्रुप 4 टाइम, ये रहा एक CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 CH2 और एक ऑक्सीजन, CH2 4 टाइम and 1 ऑक्सीजन। So this one is the important solvent of competitive exam, furan. In board's book we are not using furan as a solvent. हम जब solvent की बात करते हैं तो हम बोलते हैं बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टोल्विन, दिस वन दैट वन। कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो ये एक बहुत बड़ा
सॉल्वेंट है। और एक मेथड है ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन वाली, जो पैलेडियम और 373 केल्विन पे होती है। ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सी बनेगी ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाइड्रोकार्बन इज ऑब्टेन एंड वन एरोमेटिक रिंग इज ऑब्टेन। देखिए मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ अल्किन, आर आप कोई भी ले लो अल्काइल ग्रुप, और इसकी अगर मैं साइक्लोहेक्सिन के साथ रिएक्शन करूँगा तो मुझे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन चाहिए साहब, 2 हाइड्रोजन। ओके, तो ये बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, हो गया सेचुरेटेड। 2 मोल है तो टोटल चाहिए मुझे 4 हाइड्रोजन, तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये जो राउंड कर रहा हूँ वहाँ से 4 हाइड्रोजन, तो इसको बोल रहे हैं हम हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा वाया पैलेडियम, पीडी में ये एब्सॉर्ब हो जाएंगे, ये निकल जाएंगे। तो कितना अमेजिंग रिएक्शन है ये चारों हाइड्रोजन यहाँ पे 2 मोल में ऐड हो जाएंगे और हमें 2 मोल हाइड्रोकार्बन मिलेगा, जो भी आर आर होगा उसके हिसाब से नाम होगा। और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट एक बहुत बढ़िया मिल रही है, वो है, अब देखिए यहाँ से अगर हाइड्रोजन 4 निकल रहे हैं तो सब जगह पे एक एक हाइड्रोजन हो गए, तो अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। देन दिस साइक्लोहेक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। लेकिन आप ये मत बोलना कि दिस वन इज द मेथड टू प्रिपेयर बेंजीन। इंडस्ट्रियली ये बेंजीन बनाने वाली मेथड नहीं है। इंडस्ट्रियली बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर आल्केन, ठीक है। और इस मेथड की एक लिमिटेशन ये है, तो अगर आपको बोले कि बाय प्रोटॉन ट्रांसफर मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, तो एक एक बात ध्यान में रखिएगा कि मिनिमम 2 कार्बन वाला हम बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ मीथेन प्रोटॉन ट्रांसफर में कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। तो हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। इसके साथ फिर से आपको मैं रिमाइंड करवा दूं कि काफ़ी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नीट और जी में पूछे गए क्वेश्चन, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कुछ नहीं। जो भी आप क्वेश्चन को हाथ लगाएंगे, जो मैं पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है, उसमें सारे सॉल्यूशन रहेंगे। अगर गलती से कोई छूट गया होगा तो बाद में मुझे बताइएगा, मैं आपको भेजूंगा। अगर इसमें आप अगर दिल से काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जब आप फ्री हो, ऐसा लगे कि कुछ करना है, तो ये हाइड्रोकार्बन जो हमने, सॉरी नॉट हाइड्रोकार्बन, जीओसी जो हमने डिस्कशन किया, इतने लेक्चर, ये 12th लेक्चर तक चला। 12th लेक्चर में हमने ये ख़त्म किया। अब हाइड्रोकार्बन जो है वो इतना नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें नए कंसेप्ट बोर्ड का आपने प्रिपेयर किया है, और उसको भी साथ में रख के कुछ कॉम्पिटिटिव डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट हम थोड़ा 12th का चैप्टर या तो दोनों साथ में एसपी इनऑर्गेनिक का कुछ कम्पिटिटिव डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन को आगे बढ़ाएंगे।